मित्रों नमस्कार, मैं महाप्रसाद अवस्थी महा आनंदम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम स्वर संधि का प्रथम भेद दीर्घ संधि पढ़ेंगे। आज की विषय में दीर्घ संधि की पहचान, दीर्घ संधि की विधि और दीर्घ संधि का विच्छेद का संधि करना, संधि का विच्छेद करना बिल्कुल सरल तरीके से हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि संधि कहते किसे हैं, अर्थात दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि उसे कहते हैं जब स्वरों का स्वरों में परिवर्तन हो जाना, यानी स्वरों का स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि किसे कहते हैं? कि जब दो व्यंजन वर्ण या व्यंजन और स्वर वर्ण के बीच में जो संधि होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में प्रथम वर्ण वर्णम व्यंजन ही रहता है, दूसरे पद में जो है, प्रथम पद में जो है व्यंजन रहता है, दूसरे पद में स्वर या व्यंजन में से कोई हो सकता है। अब जो है विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग संधि के साथ स्वर व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात विसर्ग का परिवर्तन होना विसर्ग संधि से संबंधित है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, पहले इसको देख लें। तो दीर्घ संधि है प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ आ ई उ री लृ में से कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में उसी का समान यानी सवर्णीय वर्ण हो, जैसे आ का आ, ई का ई, उ का उ, री का री और लृ का लृ। तो इन जो है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, हालांकि जो है लृ का दीर्घ नहीं होता। अब चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं कि आखिर ये अक है क्या। तो इसको सूत्र को, यह संधि करने वाला सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, यानी अकः सवर्णे अचि परे पूर्व परयोः दीर्घः एकादेशः स्यात्। तो अकः माने अक प्रत्याहार के आने वाले वर्ण। तो हम जो है अकः है क्या पहले इसको जानेंगे। तो अक होता है ये अय्युण, यानी जब अक लिखते हैं हम इस प्रकार से अक लिखते हैं तो जहां भी अय्युण महेश्वर सूत्रों में आ मिल जाए तो वहीं से हम प्रारंभ कर देंगे और जहां तक का हलंत ना मिल जाए उसके अंदर तक के वर्ण लिखते हैं। तो हमने आ ई ऊर्णा को छोड़ देंगे, ऊर्णा हलंत है, री लृ, यानी ये पांच वर्ण जो है अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं सवर्णे अचि पर, यानी सवर्ण या अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण है उसका सवर्ण होना चाहिए। अच पर ऐसा नहीं कि अच है क्या, तो अच का मतलब है अय्युण से लेकर के आई उ री लृ ए ओ अंग को छोड़ देंगे आई औच, यानी ये नौ वर्ण जो है अक प्रत्याहार में आते हैं। आई आ ई उ री लृ ए आई ओ औ। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत जितने अच प्रत्याहार में आते हैं स्वर वर्ण होते हैं उनका सवर्णीय स्वर होना आवश्यक है। और फिर होता क्या है, पूर्व परयो, तो पहले पद के अंतिम वर्ण को और दूसरे पद के जो है प्रारंभ वाला वर्ण पहला वर्ण होता है उनके स्थान पे दीर्घ एकादेशः स्यात्, दीर्घ एक आदेश हो जाता है, यानी उनका दीर्घ बन जाता है। तो यानी अक का यानी आ का सवर्ण देख लें तो आ का सवर्ण केवल आ ही है, आ का सवर्ण छोटा आ या बड़ा आ ही है, और ई का सवर्ण छोटी ई या बड़ी ई है, उ का सवर्ण छोटा उ और बड़ा उ है, और री का सवर्ण छोटी री और बड़ी री है। लेकिन लृ का कोई जो है दीर्घ नहीं होता, इसलिए इसको छोड़ दिया। अब आते हैं जब जो है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो जब दो पदों के प्रथम पद के अंतिम वर्ण में छोटा आ हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में छोटा आ हो तो दोनों मिलकर के बड़ा आ हो जाता है। इसी प्रकार से अगर जो है विच्छेद करते समय, यानी जब पद के अंतिम में छोटी ई हो और पद के प्रारंभ में यानी दूसरे पद के प्रारंभ में बड़ी ई हो तो दोनों के छोटी ई हो तो दोनों के योग में बड़ी ई हो जाता है। उसी प्रकार से छोटा उ प्रथम पद में हो अंतिम वर्ण और जो है द्वितीय पद के प्रारंभ में छोटा उ हो तो बड़ा उ हो जाता है। इसी प्रकार से अगर पद के अंतिम वर्ण में छोटा बड़ा आ हो और बाद में द्वितीय पद के प्रारंभ में छोटा आ हो तो दोनों को मिलाकर के एक बड़ा आ हो जाता है।
इसी प्रकार से अगर जो है पद के अंत, प्रथम पद के अंतिम में बड़ी ई हो और जो है द्वितीय पद के प्रारंभ में छोटी ई हो तो दोनों मिलकर के होना बड़ी ई है। अर्थात यानी प्रथम पद में वर्ग के जो है वर्ग के प्रथम पद में अगर छोटा आ या बड़ा आ हो या छोटी ई या बड़ी ई हो या छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो या छोटी री या बड़ी री हो तो और जो है वर्ग के द्वितीय पद के प्रारंभ में छोटा आ या बड़ा आ हो, छोटी ई या बड़ी ई हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो या दोनों बड़े हों तो भी हमारा होना मात्र केवल दीर्घ ही है, क्योंकि इसमें लिखा है दीर्घ एकादेशः स्यात्, यानी दीर्घ ही होगा और वो एक होगा, यानी दो आ मिल करके बड़ा आ को हम प्लुत में नहीं कर सकते, एक में ही दीर्घ में ही कर सकते हैं। तो अब हम इससे समझेंगे उदाहरणों के माध्यम से। और आज मैंने मित्रों बहुत सारे उदाहरण लेकर के उपस्थित हुआ हूं, तो वीडियो बड़ा भी हो सकता है, इसलिए अगर इन सारे उदाहरणों को हम देख लेंगे तो कोई भी परीक्षा में अगर कोई भी जो है उदाहरण आएगा तो अगर वो नवीन उदाहरण आ जाता है तो हमारे अभ्यास के माध्यम से वो हमसे बन जाता है। अब हम ये जो है केवल संस्कृत वालों के लिए ही वीडियो जो है आवश्यक नहीं है, ये हिंदी वालों के लिए भी जरूरी है। हमने जो है बाद में जो विसर्ग ये लगाए हैं अन्य जो है स्केच के माध्यम से, तो इसलिए लगाए हैं कि ताकि पहले अगर हिंदी वाले जो पढ़ेंगे तो इस विसर्ग को छोड़ देंगे तो वो हिंदी शब्द बन जाएगा, अगर विसर्ग साथ में लगा देंगे तो वो संस्कृत वालों के लिए हो जाएगा। इस प्रकार से इसका निर्माण किया गया है। अब हम देखते हैं पहला कि अद्य प्लस अवधि, अद्यावधि। ये अद्य में जो है या में छोटा आ है और ये बड़ा आ में अवधि में छोटा आ है, दोनों मिलकर के ये अवधि अद्यावधि हो गया, यानी ये बड़ा हो गया, इसलिए यहां दीर्घ संधि हो गई। अब अंड प्लस आकारः अंडाकारः, तो अंड में डा में आ है और बड़ा आ है, इसमें आकार में बड़ा आ है, दोनों मिलकर के बड़ा आ हो गए तो अंडाकारः हो गया। अब आते हैं विद्या प्लस अर्थी, तो विद्यार्थी विद्या में बड़ा आ है और अर्थी में छोटा आ है, दोनों मिलकर के एक बड़ा आ हो गए और विद्यार्थी हो गया। अब आते हैं वार्तालाप, तो वार्ता प्लस आलाप, तो वार्तालाप बन गया, वार्ता प्लस आलापः वार्तालापः, वार्ता में बड़ा आ है आलापः में बड़ा आ है, दोनों मिलकर के एक बड़ा आ हो गया। इसी प्रकार से नील अंबर, तो नील में ला में आ है और अंबर में आ है, दोनों मिलकर के नीलांबर हो गया। अब मित्रों में एक आपको जानकारी दे दूं कि प्रत्येक वर्ण जो होता है तो जो है कोई भी स्वर होता है तो प्रत्येक स्वर जो है व्यंजन में हम लगा देते हैं तो वो दिखाई देता है, लेकिन एक आ ऐसा वर्ण है जो दिखाई नहीं देता। जैसे हमने इसमें नील लिखा है तो नील में ये आ है तो ये अप्रत्यक्ष रूप से है क्योंकि व्यंजन की अंदर है, और इसी में जो है अन्य जो कोई भी स्वर होगा, जैसे हम ला लिखते हैं तो ला इस प्रकार से लिखते हैं, इसमें आ है, अगर हम बड़ा ला लिखते हैं तो प्रत्यक्ष रूप में ये बड़ा आ की मात्रा दिखाई देती है। अगर हम ला में ई की मात्रा लगाते हैं तो ई जो है ई की मात्रा दिखाई देती है। अगर हम ला में ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ला में ऊ की मात्रा लू यानी दिखाई देता है। अगर हम ला में ए की मात्रा लगाते हैं तो हमें ए की मात्रा दिखाई देती है, लेकिन ये जो है व्यंजन में जो छोटा आ की मात्रा होती है यह अप्रत्यक्ष रूप से रहती है, दिखाई नहीं देती है। इसलिए हमने इस जब छोटे आ को नीलांबर में छोटा आ निकालेंगे ये, और इसके बाद जो है अंबर का आ तो दोनों निकालेंगे तो बन जाएगा नीलांबर, और हम ये अंग की मात्रा बाद में लगा देते हैं क्योंकि स्वरों में ही आ विसर्ग और अंग लगते हैं। अब हम देखते हैं महाशय, तो महाशया में बड़ा आ है और ये आशय में बड़ा आ है, दोनों मिलकर के महाशय बन गया। अब जिस प्रकार से अल्पायु है तो अल्पायु में अल्पायु, तो अल्प प्लस आयु अल्पायु। शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी, बड़ा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ हो गया, शिक्षार्थी बन गया। अब हम चलते हैं जैसे देवालय, तो देव प्लस आलय देवालय। रेखा प्लस अंकितः रेखांकितः, तो बड़ा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ हुआ तो रेखांकित बन गया। अब इसी प्रकार से विद्या प्लस आलय, तो विद्या में बड़ा आ है और आलय का बड़ा आ है, दोनों मिलकर के बड़ा आ हो गए तो विद्यालय बन गया। अब आते हैं राम प्लस अवतारः रामावतारः, तो राम में माँ में छोटा आ है, अवतार का छोटा आ है, दोनों मिलकर के एक बड़ा आ हो गए
तो राम अवतार बन गया। अब हम आते हैं हिमालय, तो हिम प्लस आलय हिमालय, परीक्षा प्लस अर्थी परीक्षार्थी, तो जो है परीक्षा में जो है ये बड़ा आ है और अर्थी का छोटा आ, दोनों मिलकर के एक बड़ा आ हो गए तो परीक्षार्थी हो गए। अब हम एक और आपको जानकारी दे दें कि जब भी दीर्घ संधि होती है तो हमारे पद में, यानी ये जो जैसे कि ये देवालय है तो देवालय में ये पद है पूरा, इस पद में हमें एक दीर्घ मात्रा मिलेगी, चाहे वो आ की मात्रा हो, चाहे वो ई की मात्रा हो, और चाहे वो ऊ की मात्रा हो, चाहे वो री की मात्रा हो। इन वर्णों की दीर्घ मात्रा पद के अंतराल में मिलेगी, और जब पद के अंतराल में ये मात्रा मिले तो वहीं से हमें इसके दो भाग कर देना है। जैसे हमें देवालय में ये जो है ये यहाँ मिला, तो हमने इसको इस आ को पहले वर्ग के प्रथम पद में लिख देंगे, तो हमें लिख दिया हमने इस आ को देव। अब हम देवा तो लिखते नहीं है क्योंकि देव, अब इसी आ का एक वर्ण और इस आ में यानी दो आ हैं, तो ए का हो गया देव। अब एक दूसरे में हम जब लिखेंगे आलय, तो क्योंकि अलय शब्द होता नहीं है तो हमने यहां लिख दिया आलय, तो देव प्लस आलय बराबर देवालय बन गया, ये विच्छेद है। अब यहां देखते हैं जैसे राम अवतार है तो राम अवतार में राम में आ है और अवतार में आ है, तो यहाँ राम अवतार में जो है संयुक्त संधि पद में यहाँ माँ में आ है, तो यहीं से हम जो है विच्छेद करेंगे, तो हम पहले आ को लिख देंगे, यहाँ आ को लिख दिया अवतार, और यहाँ अब बचा राम तो यहाँ लिख देंगे राम। अब दोनों को मिला दिया तो ये इसका आ और इसका आ दोनों का बड़ा आ हो गया, तो राम अवतार बन गया। अब आते हैं महाआनंद, तो महा प्लस आनंद महानंद, यहाँ महानंदा में महा में हा में आ है, तो आ को पहले हम यहाँ जो है दूसरे पद में लिखेंगे, तो हम दूसरे पद में लिखेंगे तो आनंद लिखेंगे आनंद, और यहाँ हमने लिख दिया, और यहाँ अब बचा महा, तो मह शब्द होता नहीं है, शब्द तो होता है महा, क्योंकि दोनों पद सार्थक होना चाहिए, और जहां हमारी दीर्घ स्वर की मात्रा लगी होगी हम वहीं से जो है उस वर्ण को दोनों भागों में बांट देंगे, यानी वर्ग के द्वितीय पद में पहले शब्द में पहले वर्ण को रख देंगे, और वर्ग के प्रथम पद को अंतिम में उसी को रख देना है। अब ये ध्यान देना है कि जो है पद सार्थक होना चाहिए, चाहे छोटा अकारांत है कि आकारांत है, उकारांत है कि उकारांत है, इकारांत है कि ईकारांत है, ऋकारांत है कि रीकारांत है, इसका ध्यान देना है। अब आते हैं स्वर प्लस आधीन, स्व प्लस आधीन स्वाधीन, और इसी प्रकार श्रद्धा प्लस अंजलि श्रद्धांजलि, इसी प्रकार से दीप प्लस अवली दीपावली। अब आते हैं सूर्य प्लस अस्तः, तो सूर्यास्तः, और सीमा प्लस अंतः सीमांतः। अब हम इसको जैसे मान लीजिए संधि विच्छेद करते हैं, हमें संधि करना सीमांत की, तो हमारा जो है माँ में जो आ है तो उसी से प्रारंभ कर देंगे, तो यहीं तक लिखेंगे, पहले लिख दिया हमने सीमा और फिर लिख दिया प्लस अंतः, तो ये हो गया सीमांतः, यानी पहले हमने जो है सीमा, तो सीमा का हमने सीमा इसको कर दिया, क्योंकि जहां भी बड़ा अक्षर हो वहीं से हम दो भाग करेंगे, तो एक में हमने सीमा लिख दिया और इस स्वर को दूसरे पद में भी लिखेंगे तो हमने अंतः लिख दिया, तो सीमांतः हो गया। इस प्रकार से ये दीर्घ संधि हो गई। अब शिव प्लस आलय शिवालय, अब यहाँ जो है शिव में आ है तो यहीं से हम दो पद करेंगे, तो ये इसको दो भागों में बांट देंगे, पहले हो जाएगा शिव फिर हो जाएगा आलय, तो शिवालय। इसीलिए आत्मा प्लस आलंबन आत्मालंबन, आत्मा प्लस आलंबन आत्मालंबन। अब हो गया पठन प्लस अनुसार पठनानुसार, शिव प्लस अर्चन शिवार्चन। तो अब आते हैं शिवार्चन, गोल प्लस आकार गोलाकार, तथा प्लस अपि तथापि। इसी प्रकार से दया प्लस आनंद दयानंद, उत्तम प्लस अंग उत्तमांग। अब उत्तमांग में हमें जैसे संधि विच्छेद करना है तो हमें देखना कि दीर्घ स्वर कहाँ है, तो ये माँ में बड़ा आ है तो इसी से दो अंग कर दो। तो पहले तो हमने ये आ जो है यहाँ रख दिया और गा को रख दिया, अंग को रख दिया, अंग हो गया। अब जो है अब बचा क्या, दूसरे भाग में बचा हमारा उत्तम, तो हमने माँ में जो है इसको उत्तम में माँ में जो है आ है, इस कारण से यहाँ उत्तमांगम हुआ, उत्तमांग। अब आते हैं
दयानंद उत्तमांग। अब आते हैं देव प्लस असुरा देवासुरा। अब देवासुरा में विच्छेद जैसे करना है तो हमें देखना है कि बड़ा आ कहाँ है, तो हमने देवासुरा ये लिखा है बड़ा आ, तो हमने इसी को दो भागों में बांट दिया। तो देवा तो होता नहीं, शब्द तो होता है देव, क्योंकि सार्थक हमारा देव ही रहेगा। और हम जो है इस आ को अब प्रारंभ में लिखेंगे और स्वर लिख दिया, देवास्वर हो गया। ये देवा देव प्लस असुरा देवासुरा। अब आते हैं भावार्थ। तो भाव भाव प्लस अर्थ भावार्थ। यहाँ जो है ये वर्ण जो है यहाँ बड़ा है तो यहीं से प्रारंभ करेंगे। पहले जो है इसको भाव, अब भावा तो होता नहीं वरना इसका बड़ा आ हो जाता, तो भाव प्लस अर्थ ये आ लिख देंगे और ये बाकी जो अर्थ शब्द बचा है जो है तो उसको लिख देंगे। तो भाव प्लस अर्थ भावार्थ। सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। महा प्लस आत्मा महात्मा। राम प्लस अयन रामायण। इसको देख लें रामायण कैसा शब्द बना है। तो राम शब्द है रामायण, पहले हमने ये देखा कि रामायण रामायण, तो रामायण में बड़ा आ यानी दीर्घ स्वर की मात्रा यहाँ लगी है तो यहीं से प्रारंभ कर दिए। तो हमने वर्ग के जो है द्वितीय पद के आ को लिखा, आ या को लिखा और जो है ना का ना लिखेंगे हम। और इसके बाद यहाँ जो है अब बचा रामा। रामा तो होता नहीं शब्द होता है राम, तो हमने राम लिखा। तो इसका आ और इसका आ ये दोनों मिल करके एक बड़ा आ हो गया, तो बन गया रामायण। अब रामायण में रा है वो यहाँ ना लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इस पद में कहीं रा नहीं था। अगर रा के बाद ना आता है पद में तो रा हो जाता है। अगर जब हम एक साथ लिखेंगे तो ये रा इसमें सम्मिलित हो जाता है, इस कारण से यह जो ना है यह ना में परिवर्तन हो जाएगा। तो रामायण। अब आते हैं सर्व प्लस आहार सर्वाहार। श्वेत प्लस अंबर श्वेतांबर। और दैत्य प्लस अरि दैत्यारि। यथा प्लस अर्थ यथार्थ। न्याय प्लस आलय न्यायालय। अब हमने जितने उदाहरण आपको बताए हैं तो यह जो है पद में अधिकतर पद में जितने भी पद हैं तो अधिकतर 92% ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे जिनमें जो है पद का यानी उदाहरण का द्वितीय अक्षर बड़ा होगा, चाहे बड़ा उ हो या बड़ा आ हो या बड़ी ई हो या बड़ी री हो, यानी द्वितीय अक्षर 92% बड़ा मिलता है उदाहरणों में। तो वहीं से हमें दो भाग कर दो तो विच्छेद बन जाता है, जैसे अंड प्लस आकार अंडाकार बना। तो इस प्रकार से 92% जो है वर्ग के द्वितीय अक्षर बड़े मिलते हैं। और कुछ पद ऐसे भी है जैसे परमार्थ है और जो है परीक्षा है और जो है कुछ जो है न्याय और अन्य जो है कुछ पद ऐसे भी होते हैं जो पद जो है वर्ग का तृतीय पद बड़ा होता है, और कुछ पद ऐसे हैं जो वर्ग का प्रथम पद भी बड़ा होता है। अब आते हैं बड़ी ई के से ई या ई से बने उदाहरण पे। तो हम देखते हैं परि प्लस इच्छा परीक्षा। यहाँ परीक्षा में देखो वर्ग का द्वितीय अक्षर बड़ा है, बड़ी ई की मात्रा यानी दीर्घ ई की मात्रा लगी है तो दीर्घ स्वर इसमें है, तो हम इसी से भाग 2 कर देंगे। तो हमने पहले तो भाग द्वितीय पद को निकाला, ई को लिख दिया। अब इसके बाद छा को लिख दिया, तो ई को लिख दिया छा को लिख दिया और यहाँ जो बचा तो अब बचा हमारा परी। तो बड़ी री तो होती नहीं परी में होती है छोटी री, तो छोटी री। और परीक्षा में बड़ी ई का उच्चारण करते हैं तो परी प्लस इच्छा परीक्षा शब्द होता है। ये अब होता है हरि प्लस इच्छा, तो हरि में ई यहाँ है तो इसी से 2 भाग कर देंगे तो एक में बन जाएगा ई को ले लिया हमने दूसरे पद में तो ई इच्छा और जो है अब बचा हरि। तो हरि में छोटी इकारांतवाची शब्द है इसलिए हम छोटी ई यहाँ करेंगे, तो हरि प्लस इच्छा हरि इच्छा। अब आते हैं अभीष्ट, तो अभी में छोटी ई है और इष्ट में छोटी ई, ये दोनों मिलकर के बड़ी ई हो गए, अभीष्ट बना। अब नारी प्लस इंदु नारी इंदु। अब योगी प्लस ईश्वर योगीश्वर। सची प्लस इंद्र सचीन्द्र। अब गिरी प्लस इंद्र गिरीन्द्र। मही प्लस इंद्र महीन्द्र। पृथ्वी प्लस ईसा पृथ्वीसा। हमने पृथ्वीसा में देखा तो यह पहले हमने दूसरे पद को ले लिया यानी ईस को हमने यहाँ लिया तो ईस ये हो गया। अब बचा ईसा, अब बचा कितना पृथ्वी। तो पृथ्वी शब्द में छोटी भी नहीं होती बड़ी भी होती है, दोनों पद सार्थक हो गए। पृथ्वी प्लस ईसा पृथ्वी सा बन गया। तो इसी प्रकार से प्रति प्लस इच्छा प्रतीक्षा। अगर हम जो है इच्छा करते हैं तो प्रतीक्षा, तो प्रतीक्षा में हालांकि परीक्षा शब्द में जो है परि प्लस इच्छा अधिक मिलता है
और जो है प्रतीक्षा शब्द में प्रति प्लस इच्छा मिलता है अधिकतर है, तो प्रति प्लस इच्छा बराबर प्रतीक्षा। अब ये जो है फणी प्लस इंद्र, फणींद्र, फणी माने होता है सर्प, इंद्र माने राजा, तो फण सर्पों के राजा फणींद्र। तो इसमें बड़ी ई जो है द्वितीय पद में द्वितीय वर्ण में बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो यहीं से प्रारंभ करेंगे। तो एक साइड कर दिया फणी और दूसरी साइड कर दिया इंद्रा, फणींद्रा बन गया। देवी प्लस इच्छा, देवी इच्छा, देवी प्लस इच्छा, देवी इच्छा। अब आते हैं रवि प्लस इंद्र, रवींद्र, कवि प्लस ईश्वर, कपीश्वर। अब सती प्लस ईसा, सतीसा, रजनी प्लस ईसा, रजनीसा। यहाँ देखिए वर्ग के तीसरा जो है पद उदाहरण के तीसरे शब्द में मात्रा लगी है, तो अगर आगे तो मात्रा कहीं दूसरी लगी नहीं है, तो हम यहीं से इसका जो विच्छेद करेंगे, तो विच्छेद को हम अलग अलग करते हैं, तो रजनी, तो रजनी शब्द बनेगा। अब रजनी यहाँ बन गया। अब बचा ई, इसको दूसरे पद में भी ले लेंगे, तो हमने ई को लिख लिया और सा को लिख लिया। अब इस शब्द तो ऐसा तो होता नहीं, होता तो शब्द ईसा है, तो इस प्रकार से इसका विच्छेद हो गया। अब इसी प्रकार से क्षति प्लस क्षिति प्लस ईसा, क्षितिसा, यानी क्षिति माने पृथ्वी, ईसा माने राजा, पृथ्वी का राजा। अब हम उदाहरण पढ़ेंगे ई और ई से बने, तो कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं। अब ये भी बताया था कि कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिसमें वर्ग के यानी उदाहरण के प्रथम अक्षर में भी मात्रा लगी रहती है, जैसे सूक्ति। अब इसे यहाँ सूक्ति में यहाँ मात्रा लगी है तो दीर्घ की, तो यहीं से हम जो है इसकी विच्छेद करेंगे। तो हमने इसका विच्छेद किया सु में, तो एक जगह सु रख दिया। अब इस ऊ को हम दूसरे पद में भी रखेंगे, तो हमने इसको भी रख दिया और ती, सूक्ति बन गया। तो हमारा ये सु प्लस उक्ति, बड़ा सु तो होता नहीं है, नहीं सार्थक ना होता, सु प्लस उक्ति सूक्ति। अब हम आपको दीर्घ संधि का अगर संधि पद उदाहरण है, जैसे ये सरयू, सरयूर्मी, बधूक्ति, विधूर्मी, तो जहां भी वर्ण मिलेगा दीर्घ संधि का एकत्रित अगर जो है संधि पद मिलेगा, उसमें आपकी पहचान ये है कि बड़ा आ की मात्रा होगी या बड़ी ई की मात्रा होगी या बड़ा ऊ की मात्रा होगी या बड़ी री की मात्रा होगी। ये जो है संधि पद में आपको मिलेंगे, तो समझ लेना ये संधि, इसमें दीर्घ संधि है। इसकी पहचान है कि जब भी पद के दूसरे या जो है पद की किसी भी वर्ण में जहां भी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, बड़ी री की मात्रा मिलती है, तो वहां दीर्घ संधि होती है। अधिकतर ये जो है द्वितीय यानी शब्द के दूसरे में, जैसे बधूर्मी, मनु जो है मनुक्ति आदि, यानी उदाहरण के दूसरे अक्षर में जो है दीर्घ स्वर की मात्रा लगी मिलेगी। अगर फिर इसके बाद 8% कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं मात्र कि जिनमें जो है प्रथम में या वर्ग के तीसरे अक्षर में मात्रा मिलेगी। तो हमने इस प्रकार से देखा बधु प्लस उक्ति, बधुक्ति, विधु प्लस ऊर्मी, विधूर्मी, चमू प्लस उत्सव, चमूत्सव। चमू मान होती है सेना, उत्सव मान सेनाओं का उत्सव, सेना का उत्सव। साधु प्लस ऊर्जा, साधूर्जा, भानु प्लस उदय, भानुदय, भू प्लस ऊष्मा, भूष्मा। देखो इसमें यहाँ मिला, तो हम विच्छेद जब करेंगे तो जब भी दीर्घ स्वर जहां होगा उसी से हम विच्छेद करेंगे। तो जैसे भू है तो पहले शब्द में हमने भू लिख दिया, अब उसमें इसको हम दूसरे पद में भी लिखेंगे क्योंकि ये तो जोड़ है दोनों का, तो जोड़ को तो दोनों में लिखना है, तो हमें इसमें ऊ यहाँ भी लिख दिया, आधा सा मा। और अब छोटा ऊ तो होता नहीं, उष्मा तो होता ही, शब्द होता है ऊष्मा, तो हमें भू प्लस ऊष्मा बराबर भूष्मा। और एक बात और ध्यान देना है कि जब जी संधि होती है तो दीर्घ संधि वही होगी आ के बाद जब आ आएगा, ई के बाद अगर ई आएगा, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ऊ के बाद अगर ऊ आएगा तो भी दीर्घ संधि होगी, और री के बाद री आएगा तो भी दीर्घ संधि होगी, अन्यथा दीर्घ संधि नहीं हो सकती। तो जैसे भूतगार, तो भू प्लस उद्गार बराबर भूतगार, गुरु प्लस उपदेशा, गुरु उपदेशा। देखो यहाँ बड़ा ऊ है तो यहीं से प्रारंभ कर देंगे, पहले कर दिया गुरु और फिर कर दिया उपदेशा। अब गुरु उकारांतवादी शब्द है यानी छोटा ऊ, तो हमने यहाँ एक पद में लिख दिया गुरु, दूसरे पद में लिख दिया उपदेशा। उपदेशा शब्द होता नहीं है, इसलिए दोनों पद सार्थक हो गए। अब जैसे चमू प्लस ऊर्मी ही है, तो यहाँ एक बड़ा चमूर्मी यानी पद जो उदाहरण के दूसरे वर्ण में ऊ की मात्रा, तो यहीं से प्रारंभ कर देंगे। तो पहले में लिखेंगे चमू और दूसरे में लिख दिया हमने ऊर्मी, इस प्रकार से चमूर्मी बना। अब आया धातु प्लस ऊष्मा, धातुष्मा। धातु में ऊ, धातु शब्द में यहाँ ऊ लगा है, तो अब हमें ये देखना कि धातु ऐसा तो होता नहीं, होता है धातु, तो ये हो गया धातु। अब उष्मा भी नहीं होता, ऊष्मा होता है
तो धातु प्लस ऊष्मा बराबर धातु ऊष्मा बन गया। ऐसी गुरु गुरु प्लस उक्ति गुरु उक्ति, गुरु प्लस उक्ति गुरु उक्ति यानी गुरु की युक्ति। विधु प्लस उदय विधु उदय यानी चंद्रमा का उदय। तो विधु उदय यहाँ वर्ग का हमारा ये दूसरा अक्षर जो है बढ़ा, यहीं से दो भाग करेंगे। तो एक में इस उ को यहाँ भी रखना है तो उदय हो जाएगा, और इस उ को यहाँ भी रखना है तो विधु हो जाएगा। तो विधु प्लस उदय विधु उदय। अब आते हैं री और री से बने कुछ उदाहरण। तो मातृ प्लस ऋणाम मातृणाम, इसका ये भी बनता है मातृ प्लस ऋणम भी होगा। तो अगर यहाँ ऋणम लिखा है तो मातृ प्लस ऋणम मातृणम बनेगा। अब मातृ प्लस ऋणम, जैसे मातृ प्लस ऋण तो मातृण बनता है। अब इसी प्रकार से जात्री प्लस ऋणम तो जात्रीणम बनता है। अगर जात्री प्लस ऋणाम लिखा है तो जात्रीणाम होता है। भ्रातृ प्लस ऋणाम तो भ्रातृणाम, और भ्रातृ प्लस ऋणम तो भ्रातृणम। धात्री प्लस ऋणम तो धातृणम, अगर धात्री प्लस ऋणाम तो धातृणाम। इसी प्रकार से सत्री प्लस ऋण सत्रण। तो हमने जितने इतने सारे दीर्घ संधि के उदाहरण पढ़े हैं, तो इन दीर्घ संधि के उदाहरण इतने सारों को लेने का इस हमारा मात्र ये था कि जितना अधिक अभ्यास होगा हमारी उतनी ही अधिक पकड़ हो जाती है। तो हमने दीर्घ संधि के बहुत सारे उदाहरणों को देखा, और इसमें हमने ये देखा कि जब भी वर्ग का अधिकतर 92% अक्षर जो है उदाहरण का वर्ण जो है दीर्घ मिलता है, चाहे बड़ा आ हो, या यहाँ बड़ा ई हो, या बड़ा ऊ हो, या बड़ी री हो, तो जो है दीर्घ संधि होती है। और दीर्घ संधि का सीधा मात्र उदाहरण है कि सवर्णीय स्वर होना चाहिए तो दीर्घ संधि होगी। धन्यवाद। और अगर इसका आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको कभी दीर्घ संधि नहीं भूलेगी। धन्यवाद।